हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं एस के ठाकुर यानी कि ठाकुर सर, जिसको आप प्यार से जानते हैं। और मैं इस चैनल पे आपके सिखाता हूँ बीएससी के मैथमेटिक्स। और हमारे इस चैनल को आपने ढेर सारा प्यार दिया है, इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले जबरदस्त पीवाईक्यू, जिसका भारी डिमांड था आप लोगों का, उसका। और सबसे पहले शुरू में बता दूं आपको कि आपको इस क्लास का या यूट्यूब पर करवाए हुए किसी भी क्लास का पीडीएफ नोट्स अगर चाहिए तो हमारा इसी नाम से ऐप है, ठाकुर सर एकेडमी के नाम से ही मेरा ऐप है। उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा मोबाइल नंबर विथ ओटीपी। और लॉगिन करने के बाद यहाँ ट्रिपल लाइन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। इसमें आपको फ्री मटेरियल दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको फोल्डर बना हुआ दिखाई देगा। बीएससी बीएससी बीए पार्ट 3, उस पर क्लिक कीजिएगा तो इस पार्ट 3 का जितना भी पीडीएफ करवाया जाता है यूट्यूब पे क्लासेस, उसका सारा का पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। बजाते एक ही फोल्डर में थर्ड ईयर के सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पीडीएफ ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। और बच्चों का भारी डिमांड था कि सर पेपर 6 मिथिला यूनिवर्सिटी यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर में जो एग्जामिनेशन होता है बीएससी का, उसका पेपर 6 का भारी डिमांड था बच्चों के बीच में कि सर पेपर 6 का पीवाईक्यू नहीं आप डाल रहे हैं, बहुत विलंब कर रहे हैं। तो मेरे भाई पेपर 6 में मॉडर्न अलजेब्रा है, तो मॉडर्न अलजेब्रा का पीवाईक्यू आज हम डिस्कस करने आए हैं। आप लोग निराश मत होइए, इससे पहले भी आपको वीडियो मिल ही रहे थे बाकी पेपर्स का। लगभग सारे पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ बाकी बचा था पेपर नंबर 6, जिसमें अकेला शेर है मॉडर्न अलजेब्रा। तो इस शेर से सब डरता है, तो आप डरिएगा मत, हम आपके साथ हैं और आपका विश्वास हमारे साथ है तो हम लोग अच्छा करेंगे ही। और अभी से जितना भी वीडियो, अभी से जो पहले मतलब इस अभी जो सेशन कर रहा हूँ, इससे पहले जितने बच्चे हमारे चैनल से पढ़ चुके हैं सबको अच्छा लाभ मिला है इस चैनल के कंटेंट का, तो आपको भी लाभ मिलेगा। और हमने मॉडर्न अलजेब्रा जो अपना है बीएससी थर्ड ईयर का, उसका 2018 का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। और 18 के पीवाईक्यू को हमने दो पार्ट में बांट दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक लेक्चर 1 में, और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक लेक्चर 2 में। क्योंकि 12 क्वेश्चन होते हैं, आपको 6 क्वेश्चन का आंसर करना है। मैं इतना श्योर करता हूं आपको कि अगर आपने हमारे इस सेशंस को देखा, 18, 20 और 22 के सेशंस को देख लिया, तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जामिनेशन में सेम टू सेम मैच कर जाएगा। आप अपने 6 लिख लेना, चले आना। तो इसी का लेक्चर 1 डिस्कस करने वाले आज हम लोग। लेक्चर 1 में 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है सर कि डिफाइन करना हमें रिलेशन ऑफ कंजुगेसी ऑन ए ग्रुप। प्रूव दैट कंजुगेसी ऑन ग्रुप इज इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन द ग्रुप। मतलब यहां पर आपको यहां पर ये दिखाना है कि भैया, ये डिफिनेशन देना है कि रिलेशन ऑफ कंजुगेसी क्या है। उस पर एग्जाम्पल भी देना है, वैसे एग्जाम्पल नहीं भी लेकिन चलेगा, साथ में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लगा दिया है, एग्जाम्पल छिप जाता है उसमें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो यहाँ पर जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली कहा जाए तो सॉल्यूशन इसका डिस्कस करेंगे। कंजुगेसी रिलेशन होता क्या है किसी ग्रुप के अंदर में। तो दो एलिमेंट अपने पास में सर, ए और बी, दो एलिमेंट है किसी ग्रुप जी का। तब जो हम लोग बी को कहेंगे कंजुगेट टू ए। बी इज नोन एज कंजुगेट टू ए इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स। एक्स कोई एलिमेंट है जी का और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। इस कंडीशन को कहने का मतलब यहां पर से ये है मेरे भाई कि b बराबर में x इनवर्स ए एक्स अगर होता होगा, ए और b दोनों एलिमेंट है जी का ही, लेकिन शर्त है कि b बराबर x इनवर्स ए एक्स होता होगा, में x भी g का ही मेंबर है, तो उस केस में कहलाएगा b इक्विवेलेंट, b कंजुगेट टू a।
बी कंजुगेट टू ए, सेड टू बी, बी इज सेड टू बी कंजुगेट टू ए। यानी कि कंजुगेट को डिनोट करते हैं हम लोग किससे, बी, अब माइनस को थोड़ा डांस करवा देते हैं, कंजुगेट बन जाता है। वैसे ज्योमेट्री में ये सिमिलर ट्रायंगल को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और बाकी जगह इक्विवेलेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है मैट्रिक्स के दुनिया में। बी कंजुगेट टू ए है, इसका मतलब बी बराबर एक्स इनवर्स ए हम बोलेंगे, बी इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए बोलेंगे, बी कंजुगेट टू ए। आई जो रिलेशन है बी बराबर एक्स इनवर्स ए एक्स जो है, बी बराबर ए, बी कंजुगेट टू ए मतलब बी बराबर, बी कंजुगेट टू ए मतलब बी बराबर एक्स इनवर्स ए एक्स जो है, इस रिलेशन को ही बोलते हैं, दिस रिलेशन इन जी इज कॉल्ड रिलेशन ऑफ कंजुगेसी। मतलब किसी ग्रुप में अगर इस तरह का कंडीशन कंटेन करता है तो इसी रिलेशन को हम लोग बोलेंगे रिलेशन ऑफ कंजुगेसी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर से या कंजुगेसी रिलेशन, अब इसका सेकेंड पार्ट जो है उसमें कह रहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने का मतलब होता है मेरे भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव, तीन तरह का काम अगर करता है, तीन तरह का रिलेशन अगर रखता है तो इस केस में कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम सेम एलिमेंट कंटेन करना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या होता है कि एक्स और वाई है तो वाई और एक्स भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव में होता है कि एक्स और वाई और जेड दोनों अगर है रिलेशन के अंदर में, एक्स और जेड भी रिलेशन के अंदर में होना चाहिए। यही तीन रिलेशन हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे सर यहाँ पर, सिंस जी जो है एक ग्रुप है, मान लिया नहीं तो डिफिनेशन में आप लिया है, नहीं तो प्रूफ में आप अलग से मान लो कि लेट भैया हमने माना कि यहाँ पर जी क्या है सर, एक ग्रुप है। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है, सेम सेम एलिमेंट कंटेन करना चाहिए। तो ए बराबर ए तो कभी भी लिख सकते हो, बिल्कुल सर। हम इसके लेफ्ट में ई इनवर्स लिख सकते हैं, राइट में ई, क्योंकि ई के साथ किसी ई जो है जी का मेंबर अगर होता है, ई इनवर्स का वैल्यू ई ही होता है। ई यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई क्या है सर, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी ही होता है। जैसे वन का इनवर्स वन हुआ, है ना, आइडेंटिटी होता है वन का इनवर्स वन मल्टीप्लिकेशन में, और एडिशन में जीरो का इनवर्स जीरो होता है। तो वो अगर जी में होता है तो उसका इनवर्स भी जी से ही बिलोंग्स करता है। और याद रहे ए ई और ई ए बराबर ए होता है। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए ही रह जाएगा, फिर इसको जो रिजल्ट आएगा, इस दोनों को सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो ए होगा, इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ फिर वापस ए ही हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू ए बन के, इसका मतलब ए इक्विवेलेंट टू ए हो रहा, या ए जो है कंजुगेट टू ए हो रहा है। तो इस रिलेशन को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए कंजुगेट टू बी है तो आपको बी कंजुगेट टू ए प्रूफ करना होता है। ए कंजुगेट टू बी है, इसका मतलब ए बराबर लिख सकते हैं एक्स इनवर्स बी एक्स, बिल्कुल। और हमने क्या किया, इसमें हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से। प्री मतलब पहले, शुरू में एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, आप पोस्ट मतलब बाद में मल्टीप्लाई कर देता हूं एक्स इनवर्स से। मतलब ए के लेफ्ट में एक्स लिखना है और राइट साइड में एक्स इनवर्स। सेम काम इधर भी करना है। आप देख लो एक्स, इधर एक्स इनवर्स लगा दिया, और इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। इस दोनों एलिमेंट को मैंने एक साथ लिख दिया और इस दोनों एलिमेंट को भी हमने एक साथ लिख दिया। ये दोनों एलिमेंट एक साथ पहुंच गए, दोनों एलिमेंट एक साथ पहुंच गया है। और एक्स का इनवर्स जो होता है वापस वही एलिमेंट, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। ग्रुप के किसी भी मेंबर का खुद का इनवर्स के साथ अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वापस वही एलिमेंट, सॉरी वापस आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। मतलब अगर यहाँ पर से अगर बात किया जाए एक्स इनवर्स एक्स तो वो ई बन जाएगा, और यहाँ भी एक्स इनवर्स जो है ई बन जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर आप किसी का भी ऑपरेशन करेंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ता, बी का बी मिल गया। मतलब बी बराबर आपने ला दिया सर एक्स ए इनवर्स एक्स, बी इज इक्वल टू क्या ला दिया, एक्स ए इनवर्स एक्स, बिल्कुल सर।
और हम जानते हैं कि डबल इनवर्स वापस ए ही होता है। इस x के जगह पर लिख सकते हैं x इनवर्स का इनवर्स, ये हमने सेम टू सेम छोड़ दिया। तो आप क्या देखते हो कि जब कोई एलिमेंट x अगर g में होता है तो x इनवर्स भी किस में होता है, g में होता है। तो x इनवर्स का इनवर्स भी किस में होगा, g में ही होगा, है कि नहीं। क्या उतना में मत जाओ, x इनवर्स g का मेंबर है। इतना समझ लीजिए यहाँ पर से कि ये जो एलिमेंट लिखा होता है ना, ये एलिमेंट इसका इनवर्स अगर इसके बगल में लिखा हो b के बगल में तो ए कंजुगेट टू b कहलाता है। इसका इनवर्स इसके बगल में लिखा हुआ है, जी सर, इसका मतलब b कंजुगेट टू ए कहलाएगा, b कंजुगेट टू ए कहलाएगा। और इस रिलेशन को बोलेंगे हम लोग क्या चीज, सिमेट्रिक, क्योंकि ए कंजुगेट टू b हुआ, ए कंजुगेट टू b, तो हमने यहाँ b कंजुगेट टू ए प्रूफ कर दिया। ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या होता है सर कि ए कंजुगेट टू बी है, बी कंजुगेट टू ए है, तो ए कंजुगेट टू सी प्रूफ करना होता है। ए कंजुगेट टू बी मतलब होगा ए बराबर एक्स इनवर्स बी एक्स, और बी कंजुगेट टू सी मतलब वाई इनवर्स सी वाई। हमने यहाँ पर एक्स और एक्स लिया जी का मेंबर, और यहाँ पर वाई ले लिया जी का मेंबर, दो अलग अलग था तो दोनों में अलग अलग एलिमेंट पकड़ लिए जी का। हमें प्रूफ करना है ए कंजुगेट टू सी। हम क्या कर रहे हैं सर, ए वाला जो रिलेशन अपने पास है इसमें b के जगह पर ये वैल्यू डाल देते हैं, b का डाल दिए सर, x इनवर्स y, x इसके x इनवर्स छोड़ दिए, यहाँ पर डाल दिए b की जगह y इनवर्स सी वाई, इधर में कितना x रहेगा। हम जानते हैं कि इनवर्स में जैसे इस दोनों को साथ हमने कर दिया, इस दोनों को साथ लिख दिया, इनवर्स अगर इकट्ठा लिखेंगे तो उल्टा हो जाता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। इसमें यहाँ तो लिखा भी ए बी का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। हम इधर से इधर आ रहे हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स को लिख सकते हैं ए बी का इनवर्स, यानी कि वाई एक्स का इनवर्स। और आप जानते हैं कि x और y अगर g का मेंबर है तो उसका प्रोडक्ट भी g का मेंबर होगा, बिल्कुल। इसका मतलब ये g का मेंबर है, इसके इधर में इसी का इनवर्स है, इसका मतलब a कंजुगेट टू c हुआ। इसका मतलब रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी हो गया। ट्रांजिटिव है, इसका मतलब रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इक्विवेलेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आते हैं हमारे पास में सर, जी अगर नॉन आर्बिट्रेरी ग्रुप है ऑर्डर p के पावर 3 का, p का पावर 3 है यहाँ पर, ऑर्डर p का पावर 3, वेयर p इज ए प्राइम नंबर, तो प्रूव करना हमको सेंटर ऑफ ग्रुप हैज एग्जैक्टली p एलिमेंट्स, सेंटर ऑफ ग्रुप के पास एग्जैक्टली p एलिमेंट होगा। हमने यहाँ पर से जी दिया हुआ था अपने पास क्या सर, नॉन आबिलियन ग्रुप, तो हमने लिख दिया सर जी इज ए नॉन आबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p का पावर 3। ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी कितना है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी बराबर p का पावर 3 है। जेड हमने यहाँ पर मान लिया सर सेंटर ऑफ ग्रुप है, सेंटर ऑफ ग्रुप है जेड, और जेड बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है, जेड के अंदर में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि भैया ऑर्डर जो है हमेशा इसका एक से ज्यादा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ जेड जो होता है वो डिवाइजर ऑफ ओजी होता है, मतलब सेंटर ग्रुप ऑफ ग्रुप जो होता है वो जी के मेंबर को ही लेके बनता है। इसका मतलब कि जी ऑर्डर ऑफ जेड जो होगा वो हमेशा डिवाइजर होगा ओजी का। इसका मतलब ओजेड मस्ट बी डिवाइजर ऑफ पी का पावर 3, ओजी जो है वो पी का पावर 3 है, पी के पावर 3 का डिवाइजर होगा। इसका ओजी अगर p का पावर 3 है तो ओजेड का 3 पॉसिबिलिटी बनता है। p के पावर 3 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है सर, खुद p डिवाइड कर सकता है, p स्क्वायर डिवाइड कर सकता है, p का पावर 3 डिवाइड कर सकता है, तीनों में से कोई डिवाइड कर सकता है। ठीक है, इस तीनों में से कोई एक ही बनेगा इसका सेंटर ऑफ ग्रुप। लेकिन यहाँ पर प्रूफ करना है कि एग्जैक्टली p एलिमेंट सॉरी ऑर्डर ऑफ जेड जो है वो तीनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ जेड मतलब p के पास जेड के पास एग्जैक्टली p एलिमेंट्स, यानी कि हमें इसको पर फोकस करना है जाए। यहाँ पर जब हम लिए यहाँ पर से क्या सर, ओजेड जो है हमने कहा कि p का पावर 3 है, तीन केस था, तीनों अलग अलग हम डिस्क्राइब करेंगे।
तो यहाँ पर से ओ जेड बराबर हो गया सर ओ जी, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों बराबर हो गया। जेड बराबर जी है, लेकिन जी जेड जो होता है वो एक आबिलिन ग्रुप होता है, इसका मतलब जी जो है वो आबिलिन ग्रुप हो जाए क्योंकि दोनों बराबर है। जेड इज ऑलवेज आबिलिन ग्रुप। लेकिन हमें जो दिया है क्वेश्चन के अंदर में वो कह रहा है जी नॉन आबिलियन है। इसका मतलब कि यहाँ से अगर ओजेड बराबर पी ले रहे हैं तो वहां से जी प्रूफ हो रहा है आबिलियन, लेकिन जी को आबिलियन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला केस एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ओजेड बराबर पी का पावर 3 पॉसिबल नहीं है। एक तो हो गया भाई मामला रफा दफा, एक रद्द हो गया। तब चलते हैं सर ओजेड बराबर अगर पी स्क्वायर है तब तो हम निकालेंगे ओ डी बाई जेड। डी बाई जेड का मतलब ओ जी बटा ओ जेड, पी के पावर 3 को डिवाइड किया किससे, पी स्क्वायर से, तो मिला पी। ओ जेड जो है, ओ जेड जो है इज ए प्राइम, क्योंकि यहाँ पर पी जो है ना वो पी क्या प्राइम नंबर है। इसका मतलब ओ जी बटा ओ जेड जो है वो प्राइम नंबर हो गया। प्राइम है इसका मतलब ये साइक्लिक ग्रुप होगा, और साइक्लिक ग्रुप होगा तो वो जी को आबिलियन बना देगा, क्योंकि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन आबिलियन ग्रुप। लेकिन यहाँ पर जी आबिलियन नहीं है, इसका मतलब ओ जेड बराबर पी स्क्वायर वाला जो कंडीशन है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब पी क्यूब और पी के पावर 3 पॉसिबल नहीं है। तो 3 केस था, अब ये पॉसिबल नहीं हुआ, ये पॉसिबल नहीं हुआ, तो होगा क्या सर, तब होगा इकलौता पी ही पॉसिबल होगा। वही बात हुआ, सेंटर ऑफ ग्रुप हैज एग्जैक्टली पी ए, जेड मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप। ठीक है। अगला कहानी अपने पास में है सर कि स्टेट एंड प्रूव क्लास इक्वेशन फॉर ए फाइनाइट ग्रुप। क्लास इक्वेशन फॉर ए फाइनाइट ग्रुप। जी अगर एक फाइनाइट ग्रुप है, ओजी बराबर सिग्मा, ओजी बराबर में सिग्मा स्टेटमेंट इसका है, ओजी बराबर में, ओजी बराबर में सिग्मा ओजी बटा ओ एन ए, वेयर दिस सम यानी कि जो प्लस है रन्स ओवर वन एलिमेंट ऑफ ए इन ईच कंजुगेट क्लास। और ये जो आपको दिख रहा है ये जो ओजी बराबर में लिखा है सिग्मा ओजी बटा में ओ एन ए, ये कहलाता है क्लास इक्वेशन, और इसी को प्रूफ करना है। तो देखिए बंधु यहाँ पर से हम जानते हैं रिलेशन ऑफ कंजुगेसी जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, जस्ट आपने अभी जस्ट थ्योरम कंप्लीट किया है पहला का ए। इसका मतलब पार्शियल पार्टीशन ऑफ जी मस्ट डिसजॉइंट कंजुगेट क्लास, मतलब जी का जो पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन मतलब उसके एलिमेंट को अगर हम बांटेंगे तो इक्विवेलेंस क्लास डिसजॉइंट इक्विवेलेंट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसका मतलब यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कंजुगेट क्लास एलिमेंट विल बी इक्वल टू कितना जी, जितना भी इक्विवेलेंट क्लास का एलिमेंट होगा वो सब जी के बराबर होगा। इसका मतलब जी क्या है सर, अच्छा सिंस यहाँ पर दिया हुआ जी के फाइनाइट ग्रुप है, जी फाइनाइट ग्रुप है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट कंजुगेट क्लास इन जी इज फाइनाइट। जब ये जी फाइनाइट है उसका मतलब उसके क्लास इक्वेशन में जो आएगा उसके अंदर जितना भी आप जी मान लो फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब जी के पास 10 एलिमेंट है 15 एलिमेंट है, उसमें से कुछ कुछ एलिमेंट्स निकालते जाएंगे तो भी फाइनाइट ही होगा। जी सर। एंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंजुगेट क्लास हमने मान लिया यहाँ पर कि के है, मतलब हम कंजुगेट क्लास में जो बांट रहे डिस्टिंक्ट कंजुगेट क्लास में जो बांट रहे हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है के हमने कंसीडर कर लिया, मान लिया। सी ए जो होता है सी ए उसको बोलते हैं कंजुगेट क्लास ऑफ ए इन जी, मतलब जी के अंदर में जितना कंजुगेट क्लास होगा उसको बोलते हैं हम लोग सी के ब्रैकेट में सी ए, सी के पैर में ए होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी ए। तो सी ए का मतलब हुआ कंजुगेट क्लास, सी ए ये जो है उसका मतलब हो गया कंजुगेट क्लास, ये जो सी ए है इसको बोलेंगे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी ए। ठीक है, इसका मतलब सी ए वन सी ए टू सी अप टू सी ए के तक चलेगा, ये सब कंजुगेट क्लास होंगे, डिस्टिंक्ट कंजुगेट क्लास होगा, है ना। के टाइम के कंजुगेट डिस्टिंक्ट क्लास होगा, के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंजुगेट क्लासेस होगा वो के होगा, तो ए वन से लेके ए तक कंसीडर कर लिया। ठीक है, सिंस जी जो है वो क्या है सर, यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट कंजुगेट क्लासेस इक्वल टू जी,
है ना, यहाँ पर लिखा डिफिनीशन में देखो, यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कंजुगेट क्लासेस विल बी इक्वल टू जी, मतलब जी बराबर लिखेंगे सी ए वन यूनियन सी ए टू अप टू कहाँ तक सी ए के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी जो होगा वो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी ए वन प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी ए टू प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी ए के। अगर मान लो जी को आपने 10 टुकड़ा में मार दिया, सभी सेट्स अलग अलग है, जैसे कि मैंने कह दिया यहाँ पर से जी के पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 है, आपको आपने इसमें बांट दिया, एक का नाम रख लिया सी ए वन, सपोज करो इसके पास एलिमेंट है 1 2, और उसका सी ए टू को हमने कह दिया सर देखो इसके पास 3 है, और सी ए थ्री के पास जो है वो 4 है, सारे सेट अलग अलग हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा तो इसके पास 4, इसके पास 2, इसके पास 1, इसके पास 1, सबको जोड़ेंगे तो भी तो 4 ही मिलेगा ना। हाँ सर, यानी कि अलग अलग को जोड़ेंगे, जब डिस्टिंक्ट सेट्स होगा सभी तो अलग अलग को जोड़, ठीक है जी सर। यानी कि ओजी बराबर लिखेंगे सी ए वन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी ए वन, सी ए टू सी ए थ्री अप टू कितना सी ए के, क्या सी ए एक ब्रैकेट में है इसका मतलब कंजुगेट क्लास, और नीचे लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो वर्ड है उसके जगह पर हमने सी ए वन कर दिया जी सर। अब यहाँ से इसका मतलब कह सकते हो यहाँ पर कि ओजी बराबर सिग्मा आ गया अपने पास सी ए का मतलब 1 से लेकर के तक, और हम यहाँ से कह सकते हैं, अच्छा ये भी अपने पास फार्मूला होता है सिग्मा, सिग्मा सी ए का फार्मूला होता है ओ जी बटा में ओ एन ए, ये प्रूफ भी है, दूसरे थ्योरम में अपने को प्रूफ देखने को मिलता है जी सर। इसका मतलब सी ए के जगह पे आप लिख दोगे इतना, बात खत्म, ये जो है सिग्मा सी ए उसका फार्मूला होता है ये, वो इसमें अपन डाल देंगे इसके जगह पर इतना, ये हो गया अपने पास क्लास इक्वेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए सर, अगले पाव पे आते हैं जिसमें कहता है कि इनफाइनाइट प्रूफ करना में इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज जस्ट वन नॉन ट्राइवियल ऑटोमॉर्फिज्म, जस्ट वन नॉन ट्राइवियल ऑटोमॉर्फिज्म। तो हमने जी बराबर लिया सर ए साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर कितना ए है, कर्ली ब्रैकेट में ए लिख दिया, इसका मतलब साइक्लिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और एन ऑटोमॉर्फिज्म है एफ जी के ऊपर में ऑफ जी इज कंप्लीटली डिफाइंड बाय द रिलेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब जितना भी साइक्लिक ग्रुप होगा उसके ऊपर जो ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करिएगा वो कितना होगा, एफ ए बराबर ए का पावर एम, साइक्लिक ग्रुप में एलिमेंट्स पावर के फॉर्म में लिखा जाता है, इसका फर्स्ट नाम लिखिए, जहां पर m जो है वो क्या है, इज सम इंटीजर, मतलब पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इफ k इज एनी इंटीजर देन फॉर f टू बी एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ j, मतलब आपने कहा कि m इंटीजर है, अब उस m के जगह k मान लो पहुंच गया तब भी तो ऑटोमॉर्फिज्म होगा, बिल्कुल, क्योंकि k भी तो हमने कहा इंटीजर ही है। इसका मतलब एफ ए का पावर के, हमने ए के जगह पर ए के पावर के डाला, हम लिख सकते हैं ए वन ए अप टू कितना तक के टाइम्स तक, इसको हम ऑटोमॉर्फिज्म का डिफिनीशन होता है भाई कि एफ ए इंटू एफ ए बी बराबर में एफ ए बी बराबर लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ बी लिख सकते हैं, बिल्कुल, एफ ए अप टू के टाइम्स है तो एफ ए का पावर के, एफ ए का वैल्यू ए का पावर एम था उसका पावर के बन गया, इस सेकंड आ गया। जो रिलेशन सेकंड है वो गिव्स करता है, मतलब वो देता है एफ इमेज, मतलब एफ ए के पावर का ये इमेज देता है ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी एंड मैपिंग एफ इज कंप्लीटली डिफाइंड, मैपिंग डिफाइंड भी कर रहा है कि अगर यहां पर देखो तो ए के लिए ए का पावर एम, ए के पावर के लिए ए एम का पावर के, तो मैपिंग डिफाइंड भी हो रहा है। अब क्या किया हमने सर, बी एक एलिमेंट मान लिया जी का, एफ क्या है, एक ऐसा मैपिंग है जो डिफाइन कर रहा है जी टू इट सेल्फ, ऑटोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब एफ मैपिंग जो होगा वो जी टू इट सेल्फ डिफाइन होगा, जी टू जी डिफाइंड होता है उसको बोलते हैं हम लोग इट सेल्फ डिफाइंड या फिर ऑटोमॉर्फिज्म का कंडीशन। देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए का पावर के इन जी, साइक्लिक ग्रुप है तो जी का जो भी एलिमेंट होगा वो पावर के फॉर्म में होगा,
इसका मतलब आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि b बराबर एफ ए का पावर के, एफ ए के जगह पर लिख सकते, एफ ए के पावर के जगह पर लिख सकते हैं ए के पावर m का पावर के, जो कि वैल्यू आपने निकाला है सेकंड इक्वेशन में। इसको हमने थर्ड कंसीडर कर लिया। तो थर्ड इक्वेशन से जो थर्ड रिलेशन मिला है, इससे हमें कंक्लूजन ये पता चलता है कि मैपिंग एफ जो है, यानी फंक्शन एफ जो है, डिफाइन जो कर रहा था फर्स्ट पर, डिफाइन इन फर्स्ट एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी और ए का पावर m मस्ट बी ए जनरेटर ऑफ जी। बिल्कुल। b बराबर में a के पावर m का पावर k है। साइक्लिक ग्रुप का कंडीशन ये होता है कि a के पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं आप। इस केस में a होता है अपने पास में जनरेटर। a क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। a क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाएगा। a क्या कहलाएगा? जनरेटर। सही बात है, बिल्कुल सही। अब यहां पर से ये बात है कि g चूंकि इनफाइनाइट दिया हुआ था, इसका मतलब ओनली जनरेटर ऑफ g आर ए एंड ए इनवर्स। जनरेटर इसका ए होगा चाहे ए इनवर्स होगा। इन दिस केस ओनली ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी आर मतलब यहां पर से इस केस में ऑटोमॉर्फिज्म ओनली जी का ये हो सकता है। आइडेंटिटी मैपिंग हो सकता है आई ए बराबर कितना ए, या फिर आप ए के जगह पर डालोगे के तो ए का पावर के मिलेगा। और या फिर मैपिंग डिफाइन हो सकता है एफ ए बराबर ए इनवर्स। Therefore हम कह सकते हैं जनरेटर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना? 2, 2 ऑर्डर का। ठीक है, आइए अगला कहानी अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 में, स्टेट एंड प्रूव साइलो थ्योरम ऑन ग्रुप, या फिर पी साइलो भी हो सकता है। इसमें साइलो भी हो सकता है या फिर पी साइलो भी लिखा जाता है, पी साइलो थ्योरम। स्टेटमेंट देना है यहाँ पर, स्टेटमेंट समझ लीजिए। यहाँ पर जी अपने पास में एक ग्रुप है ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, और P जो है अपने पास में, P जो है, P इज ए प्राइम एलिमेंट ऑफ प्राइम नंबर, P प्राइम नंबर है। अब P का पावर M डंडा जो लिखा है OG, इसका मतलब हुआ कि P के पावर M ऑब्लिक लिखा हुआ OG, इसका मतलब कहोगे P के पावर M डिवाइड्स करता है, डिवाइड्स OG, इसका मतलब हुआ कि OG को डिवाइड करता है P के पावर M। एंड P का पावर M प्लस 1 इज नॉट डिवाइजर ऑफ OG, P के पावर M OG को डिवाइड नहीं करता है। मतलब P का पावर मान लो 2 है, P स्क्वायर OG को डिवाइड करता है, तो P का पावर 3 OG को डिवाइड नहीं करता होगा। P का पावर 5 अगर OG को डिवाइड करता है, मतलब ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, तो P का पावर 6 डिवाइड नहीं करता होगा। देन G हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P का पावर M, मतलब G का एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर कितना होगा? P का पावर M होगा। हमें यहाँ पर वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन के माध्यम से प्रूफ होगा। उसका नियम यह है कि 1, 2 और n एलिमेंट्स पर चेक करके देखते हैं, या m एलिमेंट्स पर चेक करके देखते हैं। अगर ट्रू चल रहा है तो सबके लिए ट्रू काम करेगा। ठीक, तो हमने मान लिया कि थ्योरम इज ट्रू फॉर द ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन दैट ऑफ जी, मतलब जी का जितना ऑर्डर होगा उससे कम पर यह थ्योरम ट्रू है, ऐसा हमने मान लिया। तो हम यहां पर से हम वी शैल शो दैट इट इज ट्रू फॉर जी, मतलब हम ये प्रूफ करेंगे ये जी के लिए सही है। तो ओ जी बराबर हमने कहा सर पी का पावर m इंटू एन है, n जो है टोटल के इंटू में, ध्यान रखना p के पावर में m है, टोटल के इंटू में n है। ये हमने कहा कि ओ जी बराबर पी का पावर m इंटू एन है, जहां पर p क्या है? प्राइम नंबर इज नॉट डिवाइजर ऑफ n, मतलब इस p से ये डिविजिबल नहीं है, मतलब ये प्राइम नंबर है तो ये नंबर उससे अलग है। जैसे 3 अगर है यहाँ पर, तो यहाँ पर n जो होगा वो 6 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, खुद 3 नहीं होगा, 12 नहीं हो सकता है। ठीक, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। अब चलिए सर, m यहाँ पर जब 0 होगा तो उस केस में थ्योरम इज ट्रू। m अगर 0 हो गया इसका मतलब OG बराबर हो जाएगा n। ठीक है, OG बराबर n हो जाएगा, थ्योरम इज ट्रू। m अगर 1 हो गया इस केस में थ्योरम इज ट्रू बाय कूचीज थ्योरम। कूची थ्योरम कहता है कि OG बराबर P इंटू n हो सकता है, यहाँ पर ये भी थ्योरम ट्रू हो जाएगा कूची के हिसाब से। लेकिन अगर 1 से ज्यादा हुआ तो G इज ए ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर,
तब जी का ऑर्डर जो हो जाएगा वो कंपोजिट हो जाएगा। कंपोजिट का मतलब वैसा नंबर आ जाएगा जिसका 2 फैक्टर पॉसिबल होगा कम से कम। जी मस्ट बी पोसेजेस सब ग्रुप एच सच दैट एच नॉट इक्वल टू जी। मतलब अगर हम जी को ब्रेक कर सकते हैं, इसका मतलब उसके पास एक सब ग्रुप होगा जो जी से अलग होगा, सब ग्रुप एच होगा जो जी से अलग होगा। नाउ पी क्या है सर? नॉट अ प्राइम नंबर, सॉरी पी जो है वो प्राइम नंबर है लेकिन डिवाइजर नहीं है ओजी बट्टा ओ एच के, एंड ओजी बराबर पी का पावर एम है। इसीलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर इसको ओ एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओजी बट्टा ओ एच इंटू ओ एच बराबर पी के पावर एम इंटू एन, मतलब हमने इसमें ओजी ओ एच से गुना भाग कर दिया। तो आप देखो इसका मतलब कि पी का देन पी का पावर एम डिवाइड्स ओ एच, ये जो वैल्यू अपने पास आया है ये है ना, इसको डिवाइड करता है पी का पावर एम। जी सर डिवाइड करता है, मतलब ओ एच को डिवाइड करेगा इसका मतलब। तो पी का पावर एम प्लस वन इज डिवाइजर ऑफ ओ जी, पी का पावर एम प्लस वन ओ जी का डिवाइजर है, लेकिन यहाँ पर पी का पावर एम प्लस वन कैन नॉट बी डिवाइजर ऑफ ओ एच, क्योंकि दिया हुआ था कि डिवाइजर नहीं होगा ओ एच का। इसका मतलब ओ जी का वैल्यू जो है वो एच से कम होगा, मतलब एच के पास कम मेंबर होगा ओ जी के कंपेयर में। Therefore H has a subgroup of divisor P का पावर m, सब ग्रुप जो होगा वो डिवाइजर सब ग्रुप जो होगा वो ऑर्डर P के पावर m का होगा, मतलब H का ऑर्डर जो है H सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर P का पावर m। क्योंकि लेट हमने यहाँ पर मान लिया कि एवरी सब ग्रुप H ऑफ G, एवरी सब ग्रुप H ऑफ G जहाँ पर H G के बराबर नहीं है, P इज नॉट डिवाइजर ऑफ ओ जी बटा ओ ए, हमने ओ जी बटा ओ एच डिवाइजर नहीं है P ऊपर कह दिया है। अभी जो क्लास इक्वेशन प्रूव किए हैं उसका यूज करते हैं, तो ओ जी बराबर होता है सर ओ जेड प्लस में ए बिलोंग्स टू जेड, ए नॉट बिलोंग्स टू जेड ओ जी बटा ओ एन ए। तो ये तो बढ़ा दिए, क्लास इक्वेशन में ये नहीं था। देखो यहाँ पर हमने कहा कि इसमें जेड का मेंबर नहीं है, जेड के मेंबर को हम अलग से ले रहे हैं, इसलिए ओ जेड यहाँ पर प्लस में आ गया, क्योंकि यहाँ पर ए बिलोंग्स नहीं करता है जेड से, इसका मतलब एन ए बराबर जी नहीं होगा। इसका मतलब हमने जो माना कि पी डिवाइजर नहीं है, इसका ओ जी बटा ओ एन ए का समेशन को, एंड पी जो है ओ जी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं पी इज डिवाइजर ऑफ ओ जेड। अब देखो कि इसको डिवाइड कर रहा है पी, इसको डिवाइड कर रहा है पी, ठीक है, और इसको डिवाइड कर रहा है पी, मतलब एक ऐसा नंबर होगा ये दोनों जो डिविजिबल होगा पी से। तो ऑब्वियस सा बात है कि P ऑल्सो डिवाइड करेगा किसको? OZ को, अदरवाइज पूरा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा P से। अब देखो ना यहाँ जैसे आपने कहा कि इसका वैल्यू 3 है, ठीक है, ये 3 ले लो, इसका वैल्यू ले 6 ले लो, इसका 3 ले लो, इस दोनों इसमें 3 से डिविजिबल है ये, बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर आपने 2 कर दिया तो 3 6 2 8 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल होगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर आपने कर दिया सर, मान लो कि 9 कर दिया, तो 9 कर दिया तो इसका मतलब 9 6 15, 3 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ भी वही नंबर आएगा जो 3 से डिविजिबल होगा। अगर 3 के डिविजिबल ऐसे 1 लगा दे 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 लगा 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 और 6 11 हो जाएगा, तो वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब कंप्लीटली डिविजन होने के लिए ओजेड को भी होना चाहिए क्या चीज, पी ऑल्सो डिवाइड्स करना चाहिए ओजेड को। तो कुची थ्योरम कहता है कि जेड हैज एन एलिमेंट बी ऑफ डिवाइड ऑफ ऑर्डर कितना पी, यानी कि कुची थ्योरम के हिसाब से ये है कि अगर जेड का ऑर्डर जेड डिविजिबल है, पी से डिविजिबल है जेड का ऑर्डर, इसका मतलब जेड हैज तो एक एलिमेंट होगा बी जिसका ऑर्डर कितना आएगा पी। सिंस यहाँ पर जेड क्या है सर, जेड इज सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी, डेफिनेशन जेड का नाम ही है सेंटर ऑफ ग्रुप। एन ए बराबर बी है, साइक्लिक सब ग्रुप है, जैसे आपने लिखा करली ब्रैकेट मतलब साइक्लिक ग्रुप है, जिस और साइक्लिक ग्रुप ऑफ जेड ऑफ ऑर्डर कितना पी, यानी कि पी जेड का साइक्लिक ग्रुप है कौन एन, एन साइक्लिक ग्रुप सब ग्रुप होने की वजह से एन इज ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर कितना पी, वही बात जो लिखा है फिर से रिपीट हुआ। पी अगर जेड का मेंबर है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है जेड का ही, का मतलब वो जेड का ही मेंबर होगा,
तो इसका मतलब n जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का ऑफ ऑर्डर p। जो भी साइक्लिक ग्रुप होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सब थ्योरम्स वगैरह हैं। तो हम यहाँ पर मान लिए सर एक कोसेंट ग्रुप है जिसका नाम क्या चाहिए जी डैश है, उसका वैल्यू कितना है जी बाई एन है। कोसेंट ग्रुप है तो जी बाई एन के फॉर्म में होगा। और यहाँ पर ओ जी जो है ओ जी डैश जो है वो ओ जी बटा ओ एन ए होगा। डिवाइड्स के फॉर्म में कोसेंट ग्रुप का ऑर्डर अलग अलग करने पर सेम आता है। इसका मतलब p का पावर m, इसका p का पावर m इंटू एन बटा p होगा। वो n p था, n का ऑर्डर आपने कहा था, यहाँ पर n का ऑर्डर कितना है p है। p का पावर एक घट जाएगा n माइनस वन। इसका मतलब ओ जी डैश जो होगा वो ओ जी से छोटा होगा। अरे होता ही है। जी डैश का मतलब क्वेश्चन ग्रुप जी के ही मेंबर को लेके बनता है। और ऑल्सो पी के पावर m माइनस वन डिवाइड्स करता है ओ जी डैश को। इसका वैल्यू जो है, इसका जो ऑर्डर आया है वो ओ जी डैश है। ओ जी डैश का ये ऑर्डर है। इसका मतलब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे पी के पावर m माइनस वन से तो कट ना जाएगा ये दोनों। हाँ, मतलब डिवाइड्स कर रहा है। पी के पावर m माइनस वन डिवाइड्स करता है किसको, ओ जी डैश को। बट p का पावर m जो है नॉट डिवाइजर ऑफ ओ जी डैश। p के पावर m माइनस वन डिवाइजर है लेकिन p का पावर m डिवाइड्स नहीं करता है। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं G हैज ए सब ग्रुप। सब ग्रुप का नाम रख लिया हमने S डैश। S डैश जो सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर P का पावर m माइनस वन है। तब यहाँ पर फाई जो है हमने एक कोसेंट ग्रुप लिया जो डिफाइन करता है G टू G बाई एन, और उसका वैल्यू है फाई x बराबर में एन ए, जहाँ पर x G का मेंबर है, विथ कर्नेल कर्नेल n के साथ। अब S जो है वो क्या है सर, सेट होगा। सब ग्रुप है तो सेट होगा जी के मेंबर्स के साथ, जिसमें फाइव एक्स बिलोंग्स करता होगा एस डैश से। और एस डैश जो हो गया वो इक्विवेलेंट हो गया, या फिर इसको बोलते हैं कंग्रेंट, इसको बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म ई बाई एन, एस बाई एन। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एस जो है बराबर होगा ऑर्डर ऑफ एस बट्टा में ऑर्डर ऑफ एन। जी सर, दोनों का ऑर्डर बराबर होगा क्वेश्चन ग्रुप के हिसाब से। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एस जो हो जाएगा, इसको इंटू मिला दो ओ एन इंटू एन डैश एस डैश ओ एस डैश यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका पी था, इसका इसका मतलब ओ एस बराबर पी का पावर एम हुआ। मतलब ऑर्डर ऑफ एस जो है वो पी का पावर एम है। इसीलिए एस क्या है, एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी का पावर एम है। तो थ्योरम इज कंप्लीट कि जी के पास एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर पी का पावर एम है। थोड़ा सा अजीब टाइप का है, लैंग्वेज का भीड़ भाड़ ज्यादा है इसमें, तो प्रैक्टिस करिएगा, अच्छा हो जाएगा। आइए सर, आगे अपने पास में डिफाइन करना होमोमॉर्फिज्म। डिफाइंड होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म ऑन ए रिंग एंड प्रूव दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑन ए रिंग। फंडामेंटल थ्योरम को प्रूफ करना है। होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करना है रिंग के ऊपर में। इसका मतलब यहाँ पर से कहोगे सर कि हमने मान लिया कि आर जो है ना, आर प्लस माइनस के साथ एक रिंग है, और दूसरा आर डैश जो है वो भी प्लस माइनस के साथ दूसरा रिंग है। ठीक है। एक मैपिंग है, फंक्शन मैपिंग मतलब फंक्शन है जो डिफाइन करता है कहाँ से कहाँ तक सर, आर से आर डैश, मतलब एफ आर टू आर डैश इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म। ये होमोमॉर्फिज्म होगा ऑफ आर इंटू आर डैश, बस शर्त ये होगा कि बोथ ऑपरेशंस प्रिजर्व्स द मैपिंग बाय मैपिंग। या फिर कह सकते हो एक मैपिंग है अपने पास में, यानी एक फंक्शन है जो डिफाइन करता है आर टू आर डैश, वो कहलाएगा होमोमॉर्फिज्म। जब एफ ए प्लस बी में एफ ए प्लस एफ बी बन जाए, एफ ए बी में एफ ए इंटू एफ बी बन जाए, मतलब प्लस में और इंटू में अलग अलग होता है। समझ रहे हो बात? तो इसको बोलते हैं हम लोग होमोमॉर्फिज्म। डेफिनेशन यही लिखी है जो हमने यहाँ बॉक्स बना के दिया, बहुत सिंपल डेफिनेशन। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, वन वन ऑन टू साथ में होमोमॉर्फिज्म होता था, आइसोमॉर्फिज्म होता है। आइसोमॉर्फिज्म अलग दुनिया है, यहाँ होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन देना है। जितना भी एलिमेंट्स होता है आर डैश का, आर डैश का जितना भी एलिमेंट होगा सब कहलाता है इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ आर, देन होमोमॉर्फिज, देन आर डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ, मतलब आर डैश को होमोमॉर्फिक इमेज कहेंगे अगर हर एक एलिमेंट का इमेज बनता होगा तब। ठीक है बंधु, हाँ। ये आपको मेंशन नहीं करना, ये आवश्यकता नहीं, बस यूं ही बताया गया।
अब कह रहा है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ रिंग आर इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप। ये आइसोमॉर्फिक का थोड़ा जरूरत पड़ेगा ही कि वन वन ऑन टू साथ में होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। हमने यहाँ पर से एक मैपिंग ले लिया जो डिफाइन करता है आर टू आर डैश जो होमोमॉर्फिज्म है। एस जो है वो कर्नेल है होमोमॉर्फिज्म का, तो कर्नेल का मतलब होता है उस सभी एलिमेंट्स का सेट होगा इस आर का जिसका इमेज होगा जीरो डैश यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पर से आर बाई एस इज आइसोमॉर्फिज्म टू आर डैश। यहाँ जो सिंबल लिखा हुआ था, ये जो सिंबल था इसमें ये आइसोमॉर्फिज्म का सिंबल है। किसका? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है बंधु, आइसोमॉर्फिज्म का सिंबल है। ठीक है। तो हमने ए बिलोंग्स टू आर लिया और एस प्लस ए वो आर बाई एस का मेंबर है, कोसेंट ग्रुप है। इसका मतलब उसका एलिमेंट राइट कोसेट के फॉर्म में होगा चाहे लेफ्ट कोसेट में, लेकिन जनरली राइट कोसेट के फॉर्म में यूज किया जाता है। ये जो अपने पास दिख रहा है ना ये एस प्लस ए, इसको बोलते हैं हम लोग राइट कोसेट। क्या बोलते हैं इसको? राइट कोसेट। जब कभी भी मेंबर होगा आर बाई एस का वो कोसेट राइट कोसेट के फॉर्म में होता है। जहां पर एफ ए जो है वो आर डैश से बिलोंग्स करेगा। ए अगर आर का होगा तो एफ ए डैश जो एफ ए जो हो आर डैश का होगा, क्योंकि इसका इमेज है ये, इसका जो एलिमेंट होगा इसका इमेज बन के इससे बिलोंग्स करेगा। हमने एक मैपिंग फंक्शन लिया जो फाई डिफाइन करता है आर बाई एस टू आर डैश, और इस प्रकार का फंक्शन होगा कि फाई एस प्लस ए बराबर एफ ए होगा, क्योंकि इसका जो भी मेंबर होगा एस बाई ए के फॉर्म में होगा, इसका जो भी मेंबर होगा वो एफ ए के फॉर्म में होगा। इसके लिए फंक्शन डिफाइन करना फाई एस प्लस ए से एफ ए। अब यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि आइसोमॉर्फिज्म है, तो वन वन ऑन टू साथ में होमोमॉर्फिज्म। लेकिन उससे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि फंक्शन जो आपने कंसीडर करा है वो सही है कि गलत है। तो फाई बी वेल डिफाइंड फंक्शन है, ये हमें प्रूफ करना है। दो एलिमेंट लिए एस प्लस ए और एस प्लस बी, दोनों को बराबर करके देखा, दोनों को बराबर किया हमने। इसको इधर ले आके देखेंगे भैया, अपने पास ए माइनस बी आएगा। ऐसे भी दोनों बराबर है, इसका मतलब ए माइनस बी जो है वो एस से बिलोंग्स करेगा। इसका मतलब ए माइनस बी अगर एस से बिलोंग्स कर रहा है तो उसका इमेज कितना होगा? जीरो डैश। का इमेज कितना हो जाएगा सर? जीरो डैश। बिल्कुल। इसको आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर से एक लाइन बढ़ा सकते हैं। ये जो अपने पास है ना इस साइड आएगा तो ए माइनस बी अब प्लस एस जो होगा वो जीरो होगा। सर एस एस कटेगा नहीं? नहीं कटता, नहीं क्वोशेंट में कटता नहीं, घटता नहीं, इंटू नहीं होता। इसका मतलब ये जो मेंबर है ना ये मेंबर ये एस का मेंबर है। ठीक है, इसका मतलब इसका इमेज कितना होगा सर? जीरो डैश होगा। होमोमॉर्फिज्म के वजह से इसको अलग अलग कर सकते हैं, माइनस में प्लस में अलग अलग होता है। ये इस साइड ला दिया प्लस में, जी सर। इसका मतलब एफ ए बराबर एफ बी हुआ। एफ ए बराबर एफ बी का मतलब फाई एस प्लस ए बराबर फाई एस प्लस बी। एलिमेंट इक्वल था तो इमेज भी इक्वल है, तो फंक्शन डिफाइंड है। यही चीज उल्टा हो जाता है किस वन वन में? वन वन में इमेज इक्वल होता है तो एलिमेंट इक्वल चेक करना होता है। दो एलिमेंट लिया हमने, दोनों का इमेज हमने इक्वल किया, तो एफ ए बराबर एफ बी बनेगा। एफ फाई एस प्लस ए का वैल्यू एफ ए, फाई एस प्लस बी का वैल्यू एफ बी। कहाँ से सर? यहाँ से फाई एस प्लस ए बराबर एफ ए। इसको इधर लिया और माइनस बन गया, दोनों को साथ में लिख सकते हो। इसका उल्टा केस चल रहा है ना। इसका मतलब ए माइनस बी एस का मेंबर है, इसका मतलब एस ए बराबर कितना? एस ए प्लस ए एस प्लस ए, एस प्लस ए बराबर एस प्लस बी है। इमेज बराबर लिखा तो एलिमेंट भी बराबर है, इसका मतलब फंक्शन वन वन है। ऑन टू के लिए क्या करेंगे? आर डैश का मेंबर लेंगे एक, वाई लिया आर डैश का मेंबर, वाई बराबर एफ ए होगा, क्योंकि आर डैश का जो भी मेंबर होता है एफ ए की तरह दिखता है। एफ ए को लिख सकते हैं फाई एस प्लस ए लिख सकते हैं, इसका मतलब आर डैश का मेंबर जो है, अच्छा इसमें ये भी बात है कि एस प्लस ए जो है वो आर बाई एस का मेंबर हो गया। तो अगर आपने यहाँ पर कहा कि आर डैश का जो मेंबर है यानी इमेज जो लिया हम आर डैश से, तो एलिमेंट आ गया उसके डोमेन से, मतलब इसका एलिमेंट अगर पकड़ते हैं आप, प्री इमेज उसका ये आ जाता है। जैसे हमने कहा एफ एक्स बराबर वाई है, तो वाई इसका मेंबर होगा, तो एक्स किसका मेंबर होगा? इसका। इसको बोलते हैं प्री इमेज। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ऑनटो है, तो हो ही रहा है ना। वाई बराबर एफ एस प्लस एफ जो है यहाँ पर बन रहा है वाई बराबर में फाई एस प्लस ए बन रहा है, तो इसका मतलब ये आर डैश का मेंबर है और ये जो फाई के सामने बैठा हुआ आर बाई एस का मेंबर है।
का मतलब ये ऑन्टो भी हो गया। तो 1 1 ऑन्टो होने का मतलब हुआ कि भैया दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब होमोमॉर्फिज्म को हम लोग प्रिजर्व कंपोजिशन कहते हैं। कंपोजिशन का मतलब प्लस में अलग अलग, इनटू में भी अलग अलग होता है, जैसा कि आपने डेफिनेशन में यहाँ पर देखा है। प्लस में अलग अलग, इनटू में भी अलग अलग होता है। चलिए सर आगे बढ़, हमने फाइव के सामने एस प्लस ए और एस प्लस बी डाल दिया, तो फाइव एस प्लस ए बी हो गया। हमने कहा ना एस एस टू एस नहीं बनेगा, एस 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 ही रहेगा, ए प्लस बी बन जाएगा। बिल्कुल सर। और इसको हम लिख सकते हैं एफ ए प्लस बी, एफ खुद होमोमॉर्फिज्म था, इसका मतलब प्लस में अलग अलग हो गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग फाइव एस प्लस ए, इसको लिख सकते हैं फाइव एस प्लस बी, तो प्लस में अलग अलग हो गया दोनों फाइव। इंटू में चलेंगे तो इंटू में भी एस एस इंटू नहीं होता है, सिर्फ ए और बी का प्रोडक्ट होता है। कर दिया, ये बन गया सर फाइव एस प्लस ए बी, का मतलब हो गया एफ ए बी। एफ ए बी को हम अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो अलग अलग हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं फाइव एस प्लस ए और फाइव एस प्लस बी, इसका मतलब ये इंटू में भी अलग अलग होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि फाइव आर बाई एस जो है, आर बाई एस से आर डैश आइसोमॉर्फिज्म है, ये प्रूफ करना था। ठीक है भाई। कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, यहां पर कहता है हमें प्रूफ करने के लिए, प्रूफ दैट द पॉलिनोमियल रिंग आर एक्स ओवर द ओवर एनी कम्यूटेटिव रिंग आर विथ a unity element is commutative ring with unity element। मतलब हमें प्रूफ करना है कि पॉलिनोमियल रिंग जो है आर एक्स वो कम्यूटेटिव रिंग होगा, अगर आर कम्यूटेटिव रिंग है तो। फर्दर प्रूफ दैट आर इज ए इंटीग्रल डोमेन देन आर एक्स इज सो, मतलब आर एक्स भी इंटीग्रल डोमेन होगा। मतलब आर अगर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो आर एक्स भी होगा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, प्रूफ करना है। आर यहाँ पर दिया हुआ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, इसका मतलब हमें प्रूफ करना है यहाँ से कि आर एक्स जो होगा वो भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा। कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव लॉ बस प्रूफ करना है। तो दो एलिमेंट पकड़ लिया हमने, एफ ए और एफ बी। इस प्रकार से एफ ए का वैल्यू हमने मान लिया ए वन प्लस में ए नॉट प्लस में ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू एन एक्स का पावर एन। और हमने जी एक्स ले लिया सेम बी नॉट बी वन प्लस बी वन एक्स प्लस अप टू बी एन एक्स का पावर एन एम और एन लिया। हम इनटू करके देखेंगे तो इनटू का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखो। मल्टीप्लाई में क्या होगा, पहला से सबका मल्टीप्लाई फिर दूसरा से सबका मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई कर दिया बिना एक्स वाला को एक साथ, एक्स वाले में से एक्स कॉमन लिया, इस प्रकार से लिखते चले गए। हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, इनटू में तो उल्टा कर दिया, इसको भी हमने उल्टा कर दिया, इसको पहले इसको बाद में लिख दिया। और हमने क्या किया, सबके बी वाले सबको एक साथ कर दिया, ए वाले सबको अलग कर दिया। इसका मतलब एफ एक्स, अच्छा ये बन जाएगा जी एक्स, ये बन जाएगा अपने पास एफ एक्स। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर हो रहा है जी एक्स इंटू एफ एक्स। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यूनिटी के लिए हमने क्या किया कि एक एलिमेंट मान लिया आई एक्स जो आर एक्स से बिलोंग्स करता है। तो यहाँ पर आई एक्स बराबर सिर्फ वन, बाकी सभी कोफिशिएंट होगा उसका नाम हमने लिख दिया जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब पॉलिनोमियल के फॉर्म में सजा दिया। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो वन से मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब यही आ जाएगा, इसका मतलब वापस एफ एक्स आ गया है। सिमिलरली अगर उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे वो भी एफ एक्स हो गया। ए ई बराबर ई ए बराबर ए होता है तो ई कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। सेम यहाँ पर भी वही चीज है, तो हम कहेंगे यहाँ पर से आई एक्स जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, या यूनिटी एलिमेंट कह सकते हैं आर एक्स का। इसका मतलब आर एक्स जो है कम्यूटेटिव रिंग हो गया विथ यूनिटी। अब कह रहा था सेकंड पार्ट में कि आर अगर इंटीग्रल डोमेन हो, सेकंड पार्ट में था कि आर अगर इंटीग्रल डोमेन है तो आर एक्स भी होगा। इसका मतलब सर यहाँ पर से हमें आर इंटीग्रल डोमेन है तो हमें प्रूफ करना है कि आर एक्स भी जो होगा वो इंटीग्रल डोमेन ही होगा। इसका मतलब आपको यहाँ पर से अगर देखना है तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि भैया देखो, उसके लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि आर एक्स जो है वो कम्यूटेटिव रिंग हो विथ जीरो डिवाइजर। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग जो है अभी जस्ट पीछे किए हैं उसको यहाँ पर लिख देना है, जस्ट पीछे वाला लिख देना है, पीछे वाला
लिखना है, लिख देना। कौन सा पीछे वाला सर? ये वाला जो अभी हमने जस्ट किया है, ये वाला को लिख देना वापस यहाँ पर। वैसे नहीं भी लिखो तो चलेगा, लेकिन लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ही क्वेश्चन में तो पहले भी प्रूफ किए, यहाँ भी कर दो ज़्यादा अच्छा होगा। विदाउट जीरो प्रूफ कर, विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूफ करने के लिए हमने दो पॉलिनोमियल लिया, एफ एक्स इंटू एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स का वैल्यू सेम वैसे ही ए नॉट से लेके ए एम एक्स का पावर एम तक, और बी जी एक्स का वैल्यू बी नॉट से लेकर के बी एन एक्स का पावर एन तक। यहाँ पर हाईएस्ट कोफिशिएंट कभी भी जीरो होता नहीं पॉलिनोमियल का। तो कोफिशिएंट ऑफ अगर एम एक्स के पावर एम प्लस एन कहा जाए, जब इसको इंटू करेंगे तो एक्स का पावर जुड़ जाएगा, तो कोफिशिएंट होगा ए एम इंटू बी एन। अब यहाँ पर ये दोनों जीरो नहीं है, इसका मतलब इंटू भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर से ये कह सकते हैं कि आर एक्स जो है वो विदाउट जीरो डिवाइजर है। बस इसका मतलब आर एक्स एक इंटीग्रल डोमेन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें कह रहा है एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी इम्बेडेड इनटू अ फील्ड। इंटीग्रल डोमेन इम्बेडेड इनटू फील्ड है। हो सकता है अभी क्लियर नहीं दिखाई देता होगा, पीडीएफ से लिख लीजिए, क्लियर दिखाई दे देगा। डी हमने यहाँ पर से मान लिया सर कम्यूटेटिव, डी जो हमने यहाँ पर से मान लिया कि कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, तभी तो इंटीग्रल डोमेन कहते हैं इसको। कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर को एक ही सेंटेंस में बोलना हो तो इंटीग्रल डोमेन आप बोल सकते हैं, इंटीग्रल डोमेन बोल सकते हैं, इसी को इंटीग्रल डोमेन कहते हैं, कम्यूटेटिव रिंग विथ जीरो डिवाइजर। डी नॉट बी द सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ डी, डी का नॉन जीरो एलिमेंट है। हम एस बराबर लिए सर डी क्रॉस डी नॉट, मतलब डी नॉट जो है वो डी का ही मेंबर है बट उसमें जीरो नहीं है। और एस का जो वैल्यू होगा हमेशा पेयर में होगा, जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए सेट डी सेट से होगा, सेकंड एलिमेंट डी नॉट से होगा। अब जो वी डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर से कंजुगेसी रिलेशन इन एस सच दैट, इस प्रकार से कंजुगेसी रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ए इंटू बी कंजुगेट टू सी इंटू डी बराबर या इंप्लाइज, मतलब ऐसा दो पेयर होगा जो आपस में कंजुगेट होगा, तो उस केस में लिखिएगा ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। ए फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट बराबर सेकंड और फर्स्ट का प्रोडक्ट। और इसको हम लोग यहाँ पर फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दैट कि रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव दोनों को सेम कर देंगे तो बराबर ही होगा, ए बी बराबर बी ए हो गया, ये अपन देख लेना है। इसका मतलब कम्यूटेटिव रिंग है, इसका मतलब ए बी बराबर बी ए होगा। मतलब देखो ये हमने लिखा कि ए बी बराबर बी ए ऐसा होना चाहिए, चूंकि डी कम्यूटेटिव रिंग है इसका मतलब यहाँ पर से ए बी बराबर बी ए होता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये कंडीशन, ये जो रिलेशन है अपने पास एग्जिस्ट कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमिलरली सिमेट्रिक आप जानते हो कैसे चेक करना होता है, ये दोनों है तो इसका उल्टा भी चेक करते हैं, ठीक है, उल्टा भी चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर से कह दिया ए डी बराबर में बी सी हो गया, मैं उसको उल्टा लिख दिया, मैंने ए डी बराबर में कितना बी सी है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर से इसको उल्टा कर दिया। तो सी बी बराबर डी ए लिख सकते हैं, सी बी बराबर डी ए लिख दिया, और इसको लिख सकते हैं हम लोग सी ए सी डी, है ना। एक मिनट, जो डिफिनेशन था अपने पास में फर्स्ट लास्ट का था, का मतलब फर्स्ट लास्ट का मतलब हो गया, अच्छा देखो ये और इस दोनों का प्रोडक्ट ये बन रहा है, जी सर ये दोनों का प्रोडक्ट ये बन रहा है, मतलब उल्टा भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये दूसरे कंजुगेट है तो ये भी कंजुगेट हो रहा है, तो सिमेट्रिक। सेम ट्रांजिटिव में भी कर लीजिएगा, ए बी बी सी है तो ए सी ढूंढना है, ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा इसको। इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास है। अब हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन है, अब हम लोग एक एफ सेट माने जो ए बाई बी के फॉर्म में है, जिससे हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये फील्ड होगा, क्योंकि फील्ड में अब जाना है आपको। तो एडिशन के लिए हम लोग यहाँ पर से फील्ड प्रूफ, एफ को फील्ड प्रूफ करना है, तो एडिशन के लिए जो 5 लॉ होता है पहले उसको प्रूफ करेंगे। क्लोजर लॉ, दो एलिमेंट पकड़ लिए, जोड़ने पर फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब उसी का मेंबर है। ए बाई डी और बी, ए बाई बी और सी बाई डी, दो एलिमेंट पकड़ लिए, जोड़ के देखा हमने, इधर जोड़ा रिजल्ट उल्टा करके आया, इसका मतलब आप इसको बोल सकते हैं कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट लिए, फर्स्ट प्लस में दूसरा तीसरा का प्रोडक्ट, इसको एलसीएम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेना है, बाद में हम प्रूफ कर पाए कि ए बटा बी प्लस में सी बटा डी प्लस में ई बटा एफ, मतलब उसमें था लास्ट दोनों, इसमें फर्स्ट दोनों आ गया है। ये जो घटाव सिंपल है, देख के भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
आइडेंटिटी एलिमेंट के हम लोग यहाँ पर से 0/x लिया एलिमेंट जो बिलोंग्स करता है ऐप से, ऐप का मेंबर है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा इसलिए 0/x लिया, अदरवाइज 0 भी लिखेंगे तो चलेगा। हमने जोड़ के देखा है इसका a/b के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, a/b आता है, इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि 0/x क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। तब यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमने a/b ऐप का मेंबर लिया, हमने इसको जोड़ के देखा, इसके साथ 0 आ रहा है, उल्टा भी जोड़ के देखा 0 आ रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एडिशन के लिए पांचों लॉ प्रूफ हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर लॉ, 2 एलिमेंट पकड़ लोगे, इनटू करके देखोगे फ्रैक्शन आ गया, इसका मतलब एफ का ही मेंबर है। सिमिलरली कम्यूटेटिव में प्रोडक्ट करके देखोगे, सिंपल है, कम्यूटेटिव भी हो गया। एसोसिएटिव लॉ भी ऐसे ही इनटू करके देखना है, 3 एलिमेंट पकड़ लेना है, लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है, सिंप्लीफाई कर देखोगे फर्स्ट दोनों आ चुका है, इसका मतलब कम्यूटेट एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है। मल्टीप्लिकेशन में a/b बिलोंग्स करता है ऐप से, डी कम्यूटेटिव रिंग है तो हमने 1 यहाँ पर एलिमेंट्स ले लिया, 1 जो है ऐप का मेंबर हमने मान लिया, तो इसको हम a/b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a/b होगा, उल्टा करेंगे a/b होगा, मतलब a/b इंटू 1 और 1 इंटू a/b बराबर a/b ही है, इसका मतलब 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसके लिए a/b लिया, जहाँ पर से a और b डी का मेंबर है, डी का ही मेंबर था यहाँ पर, एफ जो उठाते हैं ना एफ, एफ जो है वो एस का मेंबर है, यानी कि वो एस का मतलब डी का मेंबर है। इनवर्स भी अपन सेम पैटर्न पर लेके चलेंगे, उल्टा करके देखा इंटू करके 1 हो रहा है, इसका मतलब a/b का इनवर्स b/a हो रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता है वही, फर्स्ट इंटू दूसरा तीसरा का सम करके देखा हमने, अलग अलग हो गया, मतलब a/b इंटू c/d हो गया, और फिर a/b इंटू e/f बन रहा है, का मतलब f जो है यहाँ पर से फिल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर फिल्ड हो जाने के बाद ही रुकना नहीं है, आपको आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, तब जाकर के इम्बेडिंग कहलाएगा। हमने कहा यहाँ पर डी डैश जो है वो सबसेट है किसका, एफ का, तो हमें प्रूफ करना है कि डी जो है वो क्या होगा, आइसोमॉर्फिक टू डी डैश, एक फंक्शन मानेंगे डी से, डी डैश फंक्शन मान लिया, फंक्शन डिफाइन कर रहा है फाई ए बराबर में ए एक्स बट्टा में ए, फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा ये। 1 1 प्रूफ करना है तो हमने 2 एलिमेंट लिया, दोनों का इमेज बराबर किया, इमेज का मतलब ए के लिए ए इंटू x/x है, तो ए के लिए इंटू x/x, बी के लिए बी इंटू x/x होगा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x² दोनों को x² कॉमन ले लिया हमने, a माइनस बी इंटू x²। अब x 0 नहीं हो सकता है, x 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये डिवाइड में बैठा हुआ है, तो x 0 नहीं हो सकता है। अगर ये 0 नहीं होगा, इसका मतलब प्रोडक्ट 0 होने के लिए इस भाई साहब को 0 होना पड़ेगा, a माइनस बी को 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब a बराबर b हो गया, तो 1 1 हो गया। ऑन्टो के लिए क्या है सर, फंक्शन जो डिफाइन कर दे वो लिख दिया, ये एलिमेंट डी डैश का है, ये जो a होता है वो d का मेंबर है, तो ऑन्टो भी है, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को चेक किया, फाई a प्लस बी में क्या होगा सर, a प्लस बी इंटू x/x है, हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ax प्लस bx हो गया बटा x है, इसको अलग कर दिया, दोनों को काटना मत, बस उस फॉर्मेट में एलिमेंट दिखता है, फाई a और फाई b के सम के बराबर हो गया, इसका मतलब एडिशन कंपोजिशन सेटिस्फाई कर रहा है। इनटू में भी हमने देखा x है तो हमने इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ax कर दिया और bx, x इसके डिवाइड में भी छोड़ दिया, इसके डिवाइड में अलग अलग हो रहा है, ये फाई a फाई b बन चुका है, इसका मतलब आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब इम्बेडिंग को आई करता है, ठीक है। इम्बेडिंग के लिए क्या करना पड़ता है, पहले फील्ड में अगर इम्बेडिंग प्रूफ करना तो फील्ड में पहले फील्ड प्रूफ करो, उसके बाद उसमें एक उसके सब ग्रुप का सब ग्रुप जो होगा वो आइसोमॉर्फिज्म होगा, वो प्रूफ, या सबसेट आइसोमॉर्फिज्म होगा वो प्रूफ करो। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास में है सर कि आर क्या है सर, यूक्लिडियन रिंग है, टी जो है वो क्या है सर, इवेल्युएशन मैप ऑन आर, मतलब डी जो है एक मैपिंग है आर के ऊपर में, तब हमें प्रूफ करना है आर हैज यूनिटी एलिमेंट 1, देन यू बिलोंग्स टू आर यूनिटी इफ एंड ओनली इफ डी यू बराबर में d1, मतलब 1 यूनिटी एलिमेंट है तो डी यू बराबर d1 होगा, और डी यू बराबर d1 होगा तो 1 यूनिटी एलिमेंट 1। दूसरा कंडीशन है कि 2 एलिमेंट्स लेते हैं, अगर हम लोग 2 एलिमेंट्स लेते हैं ए और बी आर का, तो वो एसोसिएट करता है इस प्रकार से डी ए बराबर डी बी है। एग्जामिनेशन में एक और क्वेश्चन बीच में डाला हुआ बी में, हमने उसको हटा दिया क्योंकि वो सिलेबस में नहीं था, तो आप ए बी तैयार कर रखो, इतना ही आएगा एग्जामिनेशन में अगर आना होगा इस क्वेश्चन को तो, ठीक है। हाँ सर, पहला केस में हमने कहा कि भैया देखो आर जो है वो क्या यूक्लिडियन रिंग है,
यूक्लिडियन का डिफिनीशन होता है डी बी लेस देन होगा डी ए बी, जहाँ पर जो है सो ए और बी नॉन जीरो एलिमेंट्स होता है। हमने बी के जगह 1 पुट कर दिया, इसका मतलब लिखेंगे D1 इज लेस देन इक्वल टू डी ए इंटू 1। बिल्कुल सर, इसका मतलब कह सकते हैं 1 D1 इज लेस देन इक्वल टू डी ए। ये अपने पास डिफिनीशन से है। अब इफ पार्ट में चलेंगे। यू क्या था? यूनिट एलिमेंट था आर के अंदर में, लिखा हुआ था अपने पास में, देखो यू जो है आर का यूनिट एलिमेंट है, सॉरी यहाँ पर था यू आर का यूनिट एलिमेंट है, तब प्रूफ करना था डी यू बराबर D1। इफ पार्ट ये था कि ये अगर आर का वन तो यूनिट एलिमेंट होता ही है, यू अगर यूनिट एलिमेंट है आर के अंदर में तो डी यू बराबर D1, और डी यू बराबर D1 होगा तो यू यूनिट एलिमेंट होगा। ठीक है, यू यूनिट एलिमेंट है आर का। ठीक, इसका मतलब एग्जिस्ट करता होगा देयरफॉर यू डैश एक एलिमेंट अलग से, इस प्रकार से कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 बनता होगा। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं डी यू इज लेस देन इक्वल टू डी यू इंटू यू डैश, क्योंकि ये तो 1 है, 1 है ना। बिल्कुल सर, इसके जगह पे हम 1 लिख दिए। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये था कि D1 इज लेस देन इक्वल टू डी ए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है डी यू इज लेस देन इक्वल टू D1। इसे संभव नहीं है दोनों, मतलब ये D1 छोटा हो जाए कभी बड़ा हो जाए, सो संभव नहीं है। इक्वल टू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इक्वल टू एग्जिस्ट करता है। वनली इफ पार्ट में चलते हैं अगर हम लोग, तो डी यू बराबर में D1 है, तो हमें प्रूफ करना है कि यू क्या होगा? यूनिट एलिमेंट ऑफ आर होगा। तो डिफिनीशन कहता है देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर जो बिलोंग्स करता है आर से, सच दैट 1 इज इक्वल टू क्यू यू प्लस में आर, मतलब डिवीजन रूल को फॉलो करेगा कि u से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट इधर आएगा, रिमाइंडर इधर आएगा, यानी 1 इज इक्वल टू यू इंटू क्यू प्लस में आर, जहां पर आर या तो 0 होगा चाहे डी आर लेस देन होगा डी यू से। हम्म, ठीक है। अगर आर 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये लेस देन ही कंडीशन सही रहेगा, डी आर इज लेस देन D1 होगा सही। ठीक है, हाँ, क्योंकि यू के जगह पे 1 लगा दिया, डी यू के जगह पे 1 लगा दिया। ठीक है भाई, लेकिन ये कंट्राडिक्शन है, क्योंकि कह रहा था उसमें कि वो इक्वल है, आर का वैल्यू 0 ही सही होगा इक्वल होने के लिए। का मतलब यू जो है 1 इज इक्वल टू कितना होगा? क्यू यू, ये आर 0 हो गया तो 1 इज इक्वल टू क्यू यू, यानी यू जो है वो यूनिट एलिमेंट ऑफ आर बन गया। यूक्लिडियन में होता है प्रोडक्ट अगर 1 हो रहा है तो ये यू यूनिट एलिमेंट बन। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, बी वाले में। आर जो अपने पास में यूक्लिडियन रिंग है, एक्स और वाई यहाँ पर लिखा है हमने यहाँ प्रूफ में, लेकिन यहाँ पर जो थ्योरम है उसमें ए बी लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ आर का मेंबर है, तो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक सेकंड मुझे समय दीजिए, ये हम क्लासरूम में करवाते हैं एक्स वाई, यहाँ पर हम ए बी यूज किए, क्लासरूम का ही ये सब नोट्स है मेरे भाई। हमने यहाँ पर से एक एलिमेंट लिया ए, यहाँ बी है एसोसिएट करता है से, ए बराबर लिखो यहाँ पर से ए इज इक्वल टू में बी यू, वाई है ना, यहाँ पर वाई है और वाई है, का मतलब ये हो जाएगा अपना बी, ये भी हो जाएगा अपना बी, ये हो जाएगा अपना ए। तो ए एक्स बराबर में बी यू, ए एक्स बराबर में बी यू है। ए एक्स बराबर में बी यू है, इसका मतलब यहाँ से दोनों तरफ डी लगा दिए तो यहाँ से बी यू बन गया। यहाँ से लिख सकते हो डी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी बी। और दूसरा केस को पकड़ लिए तो b इज इक्वल टू में ए यू है, b इज इक्वल टू में ए यू है, b इज इक्वल टू में ए यू है। हमने यहाँ पर से दोनों, तो ये हो जाएगा अपने पास में b
यहाँ हो जाएगा ए यू, बी यहाँ ए तो बी हो जाएगा यहाँ पर ए यू, ठीक है, बी इज ग्रेटर देन यू डैश ए, का मतलब डी ए इज लेस देन इक्वल टू डी बी, का मतलब लिखोगे अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर है कि ए और बी दो एलिमेंट लिया हमने जो आर से एसोसिएट करता है, और हमने माना कि बी बराबर में बी यू है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा यहाँ सॉरी बी बराबर बी यू है, अब बी बराबर में सॉरी ए बराबर बी यू है, अब बी बराबर यू ए यू डैश है। यहाँ पर हम जानते हैं कि एक्स बराबर लिख सकते हैं कितना, वाई इंटू वन, क्योंकि एक्स और वाई बराबर है। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं वन के जगह पर यू, क्योंकि यू था वो यूनिट एलिमेंट था। सेम कहानी इसमें भी कर सकते हैं। तो चलो, तो यहाँ पर से ए बराबर लिख दिया मैंने बी यू, यहाँ पर जो है यू जो है यू जो है वो यूनिट एलिमेंट है, यू जो है वो यूनिट एलिमेंट है। बी बराबर हम लिख सकते हैं ए इंटू यू डैश, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है यू जो है वो यूनिट एलिमेंट है, बिल्कुल सर। ए बराबर बी यू है, दोनों तरफ हमने डी लगा दिया। इसमें से अगर यू हटाएंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। इसका मतलब अच्छा, जब दूसरा कंडीशन लेंगे बी बराबर ए यू डैश, दोनों तरफ डी लगाएंगे, इसमें से अगर हमने यू को डैश को हटा दिया, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, उल्टा कर सकते हो, ये इधर, तो डी ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी बी है। इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर से कि आपको डी डी ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हुआ सर, डी बी, बट डी ए लेस देन इक्वल टू डी बी है, मतलब दोनों एक साथ आ गया सर। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ लेस देन इक्वल टू, ये दोनों एक साथ पॉसिबल होगा नहीं, कॉमन चीज क्या है, इक्वल, इक्वल उठा लोगे, ठीक। इसी के साथ आपका जो लेक्चर वन है, लेक्चर वन वो हो गया कंप्लीट, यानी एक से लेकर के हम 6 तक क्वेश्चन को इंड कर लिए हैं। और अगला लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें हम 7 से स्टार्ट करके 12 तक कंप्लीट करेंगे। तो मॉडर्न अलजेब्रा टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लास्ट में स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इंतजार कर रहे थे, आपकी इंतजार घड़ी समाप्त हो गई। हाँ, लेकिन एक बात ख्याल रखना है कि प्रैक्टिस करोगे तभी जाके, अदरवाइज, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और नए बच्चे जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करते जाएं, क्योंकि बहुत फायदा पहुंचाने वाला है ऐसे। बाय बाय।